नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ ए डायोड। ठीक है, तो देखो रेजिस्टेंस ऑफ ए डायोड को हम दो तरह से डिस्कस करेंगे। एक हम डिस्कस करेंगे डीसी रेजिस्टेंस और एक हम डिस्कस करेंगे एसी रेजिस्टेंस। डीसी रेजिस्टेंस मतलब डायरेक्ट करंट रेजिस्टेंस, उसको हम स्टैटिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। और रेजिस्टेंस का बेसिक फार्मूला होता है V अपॉन आई, क्योंकि आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर, तो R इज़ इक्वल टू V अपॉन आई। तो स्टैटिक रेजिस्टेंस निकालने का मेथड क्या होगा कि जो भी आपने V और I कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की है उसमें किसी भी एक फ़िक्स पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी वोल्टेज है, किसी भी फिक्स पॉइंट की कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका करंट है, उन दोनों का रेशियो जब आप लेते हो तो आपको R स्टैटिक मिल जाएगा। और इसमें क्या होता है, हर एक पोजीशन पर आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग आएगी, लेकिन जो आपका लीनियर पोर्शन है, लीनियर पोर्शन एक तो यहाँ पर रहेगा जब करंट एकदम से कांस्टेंट हो गया, और एक लीनियर पोर्शन यहाँ रहेगा। तो जब तक आपका ग्राफ लीनियर पोजीशन में आता है तब तक आपकी स्टैटिक रेजिस्टेंस की वैल्यू भी सेम रहेगी। अदरवाइज़ इस पोर्शन में आपका स्टैटिक रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है डायनामिक रेजिस्टेंस। तो डायनामिक रेजिस्टेंस मतलब मोशन वाला रेजिस्टेंस, इसको हमने कहा कि रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन डीसी वोल्टेज टू द स्मॉल चेंज इन करंट इज़ कॉल्ड डायनामिक एसी रेजिस्टेंस। तो हमने कहा चेंज इन वोल्टेज टू द चेंज इन करंट इज़ कॉल्ड एसी रेजिस्टेंस। मतलब जब आपने कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की तो किन्हीं दो वोल्टेज के बीच का चेंज, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट का चेंज है, उन दोनों का रेशियो जब आप लेते हो तो आपको आर ए सी चेंज मिल जाता है। ठीक है, अब आर डी सी निकालने का एक फार्मूला आप ये भी डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि देखो आर डी सी का फार्मूला डायरेक्ट था वोल्टेज अपॉन करंट। ठीक है, तो हमने लिखा वोल्टेज और करंट का फार्मूला मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आई इज इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंट ऑफ ई वी अपॉन के टी माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप एसी रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो तो चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन वोल्टेज निकालना है, सॉरी चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट निकालना है आपको। तो हमने पहले क्या किया, आई वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वी। डिफरेंशिएट करोगे आपको ये इक्वेशन मिलेगी। तो आर ए सी आप लिख सकते हो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, मतलब रिवर्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपको ये वाला 1 अपॉन दिस रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें डिस्कस करना है एप्लीकेशन ऑफ पी एन जंक्शन डायोड में। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है दैट इज़ अबाउट द जीनर डायोड। तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए अबाउट द जीनर डायोड। वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जीनर डायोड जो है वो हमेशा रिवर्स बाइसिंग में एक्ट करता है। जीनर डायोड का हम जो यूज़ करते हैं वो एज ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको हम वोल्टेज रेगुलेटर भी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडली ये जो जीनर डायोड है ये हमेशा ऑपरेट करता है ब्रेकडाउन रीजन के अंदर। ब्रेकडाउन रीजन हमने जब रिवर्स बाइसिंग डिस्कस किया तब डिस्कस किया था। और जीनर डायोड जनरली हम जिन सेमीकंडक्टर से बनाते हैं उनकी हम हैविली डॉपिंग करते हैं, हैविली डॉप्ड सेमीकंडक्टर्स में यूज़ करते हैं विद अ वेरी नैरो डेप्लीशन रीजन। मतलब ये ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जो एक तो हैविली डॉप्ड होते हैं, जिनकी डेप्लीशन रीजन जो होती है वो वेरी थिन होती है। ठीक है, और ये हमेशा ब्रेक डाउन रीजन के अंदर ही काम करते हैं। ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले जीनर डायोड एक्ट नहीं करता। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस डायोड इन रिवर्स बायस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन इंक्रीज। मतलब वो कह रहे हैं व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस डायोड इन रिवर्स बायस इज इंक्रीज देन द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन इंक्रीजेज। सिंपल सी बात है, जो आपने जीनर डायोड के लिए पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बाइसिंग में जब आपने इसको बनाया, वो कह रहे हैं जब आप इस वोल्टेज को इंक्रीज़ करोगे तो इन दोनों जंक्शन के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से क्या होगा, ड्यू टू विच कोवैलेंट बॉन्ड विल ब्रेक। जैसे जैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना स्टार्ट होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और होल के कोवैलेंट बॉन्ड्स बने हुए थे दोनों ही रीजन में, क्योंकि ये न्यूट्रल है एक अकॉर्डिंगली, तो वो कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक होंगे। और ब्रेक होने से फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री होल की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपको लार्ज अमाउंट में करंट मिलता है। ठीक है, सेकेंडली हमने कहा द रिवर्स वोल्टेज एट विच
ब्रेक डाउन टेक प्लेस इज़ कॉल्ड जीनर वोल्टेज। देखो जब हमने रिवर्स बायसिंग का एक ग्राफ बनाया तो हमने कहा स्टार्टिंग में माइनॉरिटी कैरियर की वजह से करंट फ्लो होता है, पर एक डेफिनेट वोल्टेज पर आने के बाद करंट एकदम से बढ़ जाता है। वहाँ पर एक्सप्लेनेशन हमने एक डिफरेंट वे से की थी। हमने कहा कि सबके सब हॉल्स जो हैं यहाँ आना स्टार्ट, सबके सब इलेक्ट्रॉन यहाँ आना स्टार्ट कर देते हैं, सबके सब हॉल्स यहाँ आना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये था नेगेटिव पॉजिटिव सॉरी, सबके सब होल यहाँ आ रहे थे, सबके सब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे थे, क्योंकि ये पी टाइप था और ये एन टाइप था। पर यहाँ पर आप एक डिफरेंट वे से इसको स्टडी कर रहे हो। हम कह रहे हैं कि वो वोल्टेज जिसके ऊपर करंट में एकदम से ये ड्रास्टिक चेंज आ गया, उस वोल्टेज को हमने कहा जीनर वोल्टेज, या उसी को हमने कहा कट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, कट इन वोल्टेज। अब यहाँ हमने क्या कहा कि एक्चुअल में ये ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है, क्योंकि वोल्टेज को बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो रहे हैं, ड्यू टू विच दिस करंट इंक्रीजेस। और वो वोल्टेज जिसके ऊपर करंट एकदम से बढ़ रहा है उसको हमने कहा जीनर वोल्टेज। ठीक है, अब हमने ये कहा ब्रेकडाउन जो है वो एक दूसरे रीज़न से भी होता है, और उस रीज़न को हम बोलते हैं एवेलांच इफेक्ट। और उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उनकी वेलोसिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, और वेलोसिटी बढ़ने की वजह से द कॉलिजन ऑफ कैरियर्स विद द अदर एटम विल आयोनाइज देम। देखो एक रीज़न तो हमने ये पढ़ा कि आपने वोल्टेज बढ़ाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक ज़्यादा बने, उसकी वजह से क्या हुआ, फ्री चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हुई और हमारा जो करंट है वो इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, और दूसरा रीज़न हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि वोल्टेज के बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से वेलोसिटी ऑफ माइनॉरिटी कैरियर इंक्रीज़ हुई, वेलोसिटी बढ़ने से वो दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड के साथ ज़्यादा टकराए, ज़्यादा एनर्जी के साथ टकराए, तो उन्होंने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर प्रोड्यूस किए। तो इस तरह से वेलोसिटी बढ़ने की वजह से जो करंट मिला उसको तो बोलते हैं एवेलांच करंट। ठीक है, एवेलांच करंट। और जो आपके चार्ज कैरियर के कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने की वजह से हुआ, उसको हमने कहा जीनर इफेक्ट। तो हमने कहा collision of charge carrier with other atom will ionize them and more charge carrier will be produced, और इसकी वजह से जो ब्रेकडाउन होता है उसको हम बोलते हैं एवेलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, अब हमने कहा कि जीनर इफेक्ट जो है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है जब वोल्टेज 4 वोल्ट से कम होती है, और जब वोल्टेज को आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो ग्रेटर देन 6 वोल्ट, तब आपके पास एवेलांच ब्रेकडाउन होता है। हमने कहा जीनर इफेक्ट इज प्रीडोमिनेट व्हेन ब्रेकडाउन वोल्टेज इज लेस देन 4 वोल्ट एंड एवेलांच ब्रेकडाउन टेक प्लेस 4 वोल्ट इज ग्रेटर देन 6 वोल्ट, और बिटवीन 4 to 6 दोनों के दोनों इफेक्ट इक्वल रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम कह रहे हैं व्हेन अप्लाइड वोल्टेज एक्सीड द जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज द जीनर डायोड एक्ट एज ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। मतलब जीनर डायोड के वर्क करने की नेसेसरी कंडीशन है कि जो इनपुट सप्लाई है अगर वो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा होगी, सिर्फ तभी आपका वो एज ए वोल्टेज रेगुलेटर काम करेगा। अब इसकी जो वर्किंग होगी वो हम कैसे डिस्कस करेंगे। देखो हमने कहा सबसे पहले हमें बहुत टाइम ऐसा ज़रूरत होती है कि हमें आउटपुट में एक कांस्टेंट वोल्टेज ही मिले, तो इसलिए हम जीनर डायोड को एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करते हैं, और इसकी वर्किंग को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ से देखो क्या होगा, आपका ये सर्किट डायग्राम है जीनर डायोड का। आप एक अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई को कनेक्ट कर रहे हो दो टर्मिनल ए और बी से। ठीक है, ये अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है, मीन्स आपके पास एक कांस्टेंट सप्लाई नहीं है। एक आपने आपने एक रेजिस्टेंस आर यूज़ किया जहाँ से आपका करंट फ्लो होगा, जीनर डायोड लगा दिया आपने। ये जीनर डायोड का सिंपल होता है कि आप इस तरह से एक जेड बनाओगे एंड देन नीचे आप इसका ये इस तरह से एरो वाला टर्मिनल, ये नेगेटिव पार्ट होता है और ये पॉजिटिव पार्ट होता है। ठीक है, देन आपने एक लोड रेजिस्टेंस लगाया, इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही आप आउटपुट वोल्टेज को लिखते हो, और ये आपको आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट मिलनी चाहिए। देखो कैसे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने कह दिया कि अनरेगुलेटेड वोल्टेज को हमने ए और बी टर्मिनल से कनेक्ट किया। अब सबसे पहले हमने कहा इफ़ इनपुट वोल्टेज इज़ मोर देन द जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये चीज़ ठीक है। हमने पहले ही कहा कि जो जीनर डायोड है वो काम ही तब करता है जब इनपुट वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा हो। तो हमने कहा व्हेन इनपुट वोल्टेज इज़ मोर देन जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज
देन एक्सेस वोल्टेज मतलब वी आई माइनस वी नॉट, हमें चाहिए वी नॉट जितनी वी जेड एक्सेस वोल्टेज, ठीक है, विल अपीयर अक्रॉस आर, इस आर के अक्रॉस आपकी एक्सेस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। द वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आर एल इज सेम एज द वोल्टेज अक्रॉस द जीनर, और जीनर डायोड की कॉरस्पॉन्डिंग जितनी वोल्टेज आपने फिक्स की है ब्रेकडाउन वोल्टेज, वही आपको यहाँ आउटपुट वोल्टेज में मिल जाएगी, ठीक है। अब हमने कहा इट कंडक्ट्स ओनली इफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एल एक्सीड जीनर वोल्टेज, अगर जीनर वोल्टेज से ज़्यादा है अनरेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई तभी ये काम करेगा, ठीक है। एक्सेस वाली वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो जाएगी और यहाँ पर हमेशा एक कॉन्स्टेंट सप्लाई जाएगी। अब हमने कहा thus we get a regulated supply of DC voltage and this circuit is called regulator circuit। दूसरा हमने क्या कहा कि if current through the zener changes voltage drop across it remain constant equal to zener voltage, अगर आपके जीनर डायोड के कॉरस्पॉन्डिंग करंट कम या ज़्यादा हो भी जाता है तो मान लो अगर जीनर के कॉरस्पॉन्डिंग करंट कम हुआ तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट बढ़ जाएगा, अगर जीनर के अक्रॉस करंट ज़्यादा जा रहा है तो लोड इस रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस करंट कम हो जाएगा, मतलब एक अकॉर्डिंगली कांस्टेंट करंट की सप्लाई हमेशा होगी, और क्योंकि कांस्टेंट करंट ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस आर एल के अंदर तो आपको वोल्टेज भी हमेशा कांस्टेंट मिलेगी, ठीक है। यहाँ जब आप इस पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ोगे तो आपको यही बातें मिलेंगी कि अगर यहाँ करंट ज़्यादा है तो इसके अक्रॉस करंट कम ड्रॉप होगा, वोल्टेज कांस्टेंट, अगर यहाँ करंट ज़्यादा है तो यहाँ वोल्टेज कम करंट कम ड्रॉप होगा, तो यहाँ फिर से वोल्टेज कांस्टेंट। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है और इससे आपको जीनर डायोड की वर्किंग पता लग जाएगी, ठीक है।